हेलो एवरीवन। आपका आज का टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, इसलिए मैं इस सीरीज़ की शुरुआत इस टॉपिक से कर रही हूँ। हालांकि ये इतना टफ नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक अंडाणु का या जाइगोट का जो है वो डेवलपमेंट एक पूर्ण परिपक्व शिशु के रूप में हो जाता है ना। तो इसमें कुछ कुछ प्रमुख जो टर्मिनोलॉजी है उसमें पहला है फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि पुटकीय जनन, एंड दूसरा है oogenesis यानी कि अंडे जनन। तो एक जो महिला है उसके शरीर में जो फॉलिकल्स हैं उनसे अंडाणु निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। अंडाणु के बाद शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी इसके अंतर्गत आती है, और उसके पश्चात जो धीरे धीरे अंडाणु का विकास होता है उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की संज्ञा देते हैं। अब जो जन्म के समय कुछ फॉलिकल्स हमको प्राप्त होती है उनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल यानी कि आद्य पुटिकाएँ। ये लगभग एक महिला के अंदर 2 मिलियन होती हैं। जन्म के समय तक इनकी संख्या रहती है और जन्म के तुरंत बाद ये नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जो बेकार आद्य पुटिकाएँ होती है उनको शरीर धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। ये घटना एट्रेशिया के रूप में जानी जाती है। जंतुओं के परिवर्तन के दौरान विशेष अनेक तरीके की संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसे फॉलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis। अब आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उगोनिया जो है वो 2n फॉर्म में दे रखी हैं, यानी कि आपके यहाँ पर द्विगुणित फॉर्म में होंगी। अब उन उगोनिया में से कोई एक जो है वो विभाजन करना प्रारंभ करेगी, जैसे आप कहोगे सेकेंड ओसाइट। अब जो सेकेंड ओसाइट है उसने विभाजन करना जब प्रारंभ किया तो उसके पश्चात एक जो थी वो डेवलप्ड होकर 2n प्राइमरी ओसाइट बन गई। प्राइमरी oocyte जो होती हैं वो 60 से 70 हज़ार होती हैं, जो कि आपके बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी के टाइम तक रहती है। यानी 2 मिलियन हमको मिली थी और उससे 60 से 70 हज़ार बची जन्म, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी को हटा करके। अब उनका जो विभाजन है वो होगा सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो एन फॉर्म में आ गई, यानी 2n से वो एन बन गई है और जो है वहाँ पर मायोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ये जो सेकेंडरी oocyte बनती है प्राइमरी oocyte के पश्चात, जो सेकेंडरी oocyte बनती है ये मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, और इसके पश्चात ये दोबारा विभाजन करके जिसमें साइटोप्लाज्म कम होता है वो पोलर बॉडी बना लेते हैं, और जहाँ पर साइटोप्लाज्म अधिक होता है वो ओवम का निर्माण कर लेते हैं, यानी अंडाणु का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम काम करते हैं। अभी केवल हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट में देख रहे हैं। अभी यही हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। यहाँ पर जो आपके कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि जो शुक्राणु होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। जैसे पहला जो एंजाइम होता है हाइल्यूरोडिनेज नाम का एंजाइम होता है, कोरोना लाइसिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि अंडाणु की जो भित्ति है या उसकी जो अंडाणु की जो परत है उसको भेदने का काम करता है। अंडाणु के ऊपर हाइलोरोनिक एसिड होता है, जोना पेलिसिडा होता है और कोरोना रेडिएटा होता है। ये एक्चुअली ग्राफियन पुटिका है जो अभी अंडाणु के रूप में निर्माण जिसका होगा। तो ग्राफियन पुटिका में 3 तरीके की मजबूत परतें लगाते हैं ये, ताकि ये सही बनी रहे। हाइलोरोनिक एसिड, जोना पेलिसिडा और उसके अंदर कोरोना रेडिएटा। और शुक्राणु के अंदर 3 एंजाइम होते हैं जो इन परतों को तोड़कर अंदर प्रवेश कर पाता है। अब देखिए, जो आपकी प्राइमरी oocyte थी वो डेवलप्ड होकर के सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा, इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा की परत होती है। प्राइमरी oocyte डेवलप्ड होकर के अगेन उसके ऊपर मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा बन चुके, यानी पहले एक लेयर थी ग्रेन्युलोसा की, अब उसके ऊपर विभिन्न परतें आ गई ग्रेन्युलोसा की, और सबसे ऊपर जो परत बनी है वो बन गई है थीका लेयर या थीका परत। प्राइमरी oocyte डेवलप्ड होकर के जब सेकेंडरी oocyte बनती है तो जो थीका इंटरना है और थीका एक्सटर्ना है वो 2 परतें उसके ऊपर आ जाती है, यानी ग्रेन्युलोसा थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना लेती है। स्मॉल एंट्रम कैविटी ऑफ फॉर्मेशन, या इसके अंदर एंट्रम की कैविटी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर जब सेकेंडरी oocyte और ज़्यादा डेवलप्ड कर जाती है तो वहाँ पर उसका जो केंद्रक होता है वो तो नीचे की तरफ बैठ जाता है, जबकि ऊपर का पूरा भाग थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना
और एंट्रम कैविटी बड़ी हो जाती है। आप पहले देख रहे हो सेकेंडरी ओसाइट में थीका की जो स्मॉल एंट्रम कैविटी है वही सेकेंडरी ओसाइट के डेवलपमेंट के बाद लार्ज एंट्रम कैविटी में बन जाती है। अब इसके बाहर की ओर एक और कवर आपको देखने को मिलेगा जिसे आप कहते हो ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा जो होता है वो ए सेलुलर होता है। ए सेलुलर यानी कि इसके अंदर कोशिकाओं का रूप नहीं पाया जाता। अब अगली प्रक्रिया हम पढ़ते हैं जिसमें आता है फॉलिकुलोजेनेसिस। यहाँ से हमारा डिटेल में स्टार्ट हो रहा है, अभी तक हम केवल शॉर्ट में देख रहे थे। तो प्यूबर्टी के दौरान पुटिकाओं के IFSH के कारण विकास होता है तथा आद्य पुटिका से ग्राफिन पुटिका निर्माण होता है। यह फॉलिकुलोजेनेसिस कहलाती है। एक महिला के अंदर प्यूबर्टी के दौरान पुटिकाओं का विकास होना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी अर्थात 16 से 18 साल की जो उम्र है उस दौरान प्यूबर्टी कहते हैं। तो उस दौरान में पुटिकाएं जो होती हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं, उनका निर्माण होना, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। निर्माण वो पहले से ही होती है। अब यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है, वहाँ उसके द्वारा हम देखते हैं कि फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। oogenesis की प्रक्रिया क्या होती है? तो पुटकीय विकास के साथ साथ जो अपरिपक्व अंडाणु विकसित होते हैं उनको अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्ण करता है। यानी oogenesis की प्रक्रिया क्या है? अपरिपक्व यानी इमेच्योर एग्स को अंडाणु के रूप में परिपक्व करना। अब इस दौरान कौन कौन सी संरचनाएं बनती है? फॉलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis के दौरान बनने वाली प्रमुख संरचनाएं कौन सी होती हैं? पहली है प्राइमोर्डल फॉलिकल्स यानी कि आद्य पुटक, जो सबसे पहले प्रारंभ में उपस्थित होती हैं ओवरी में, उसको हम प्रीमोर्डल फॉलिकल्स कहते हैं। लगभग 2 मिलियन की होती हैं। भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा जन्म ले रहा है, महिला बालिका जो है वो जन्म ले रही है, उस दौरान 2 मिलियन उसके शरीर में है। जन्म के समय और जन्म के बाद निरंतर नष्ट होती रहती है। ये घटना एट्रेशिया कहलाती है, शुरू में भी आपको बताया गया। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कहानी शुरू होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या प्यूबर्टी में 60 से 70-80 हज़ार लगभग होती है और जिसमें प्राइमरी ओसाइट उपस्थित होती हैं। गुणसूत्र की संख्या 2n यानी कि 46 होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है टोटल आपको 46 के रूप में मिलते हैं। प्राइमरी ओसाइट पर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा होती है, यानी कि जब आद्य पुटिका से जब प्राइमरी पुटिका बन रही होती है, प्राथमिक पुटिका बन रही होती है, उस दौरान सिंगल लेयर केवल होती है ग्रेनुलोसा की। ग्रेनुलोसा एक आवरण है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसको यहीं पे रोक दिया जाता है मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट इन प्रोफेज 1। नेक्स्ट है सेकेंडरी फॉलिकल यानी द्वितीयक पुटिका। द्वितीयक पुटिका पर ग्रेनुलोसा की जो सिंगल परत थी वो बढ़ करके मल्टी लेयर में आ जाती है और साथ ही उसके ऊपर थीका नाम की परत का भी निर्माण शुरू हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के विकास के लिए, बच्चे के परिपक्वन के लिए, इसलिए इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की परतें जो हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स के दौरान ही लगा दी गई हैं। थीका परत का निर्माण शुरू हो जाता है। ओसाइट प्राइमरी ओसाइट ही होता है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट समाप्त नहीं हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि ये जो है वो बहुत डेवलप्ड हो गई है, नहीं, अभी ये सिर्फ प्राइमरी ओसाइट के रूप में ही है क्योंकि अभी मियोसिस फर्स्ट जो है समाप्त नहीं होता है, ये 2n के रूप में ही है। ग्रेनुलोसा की एक की जगह पर 3 परतें बन चुकी हैं जो कि अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट कॉन्टिन्यूस रुका हुआ अर्धसूत्री फर्स्ट प्रोफेज से आगे प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्चरी फॉलिकल्स पे। टर्चरी फॉलिकल्स जो होती हैं उनमें थीका परतों का पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। अब थीका परत का विभाजन होने से थीका एक्सटर्ना बाहरी परत बनती है, अंदर की परत बनती है थीका इंटरना। उसके ऊपर उसके अंदर ग्रेनुलोसा अभी भी स्थित है। नीचे की तरफ जो कैविटी आपको दिख रही है इसको एट्रम कैविटी का निर्माण होना मतलब शुरू हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ग्रेनुलोसा परत में उपस्थित होकर कोशिका संलयित होकर छोटी सेकेंडरी एट्रम निर्माण करती हैं। एट्रम यानी कि जो आपको कैविटी जैसी दिख रही है ना, इसको हम एट्रम कैविटी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होकर नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी ओसाइट व पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। यानी कि जब आपकी टर्चरी फॉलिकल्स विभाजित होती है, डेवलप्ड होती है, विकसित होती है, उस दौरान 2 चीज़ें बनती हैं, एक सेकेंडरी ओसाइट और पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेज सेकेंड में फिर से अरेस्ट यानी रुक जाती है।
नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के पश्चात जब डेवलप्ड हो जाती है फॉलिकल तो उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन पुटिका इसमें सबसे विकसित पुटिका है जिससे एस्ट्रोजन व इनहिबिन हार्मोन स्रावित होते हैं। आप याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन और इनहिबिन नाम के हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा ग्राफियन पुटिका से इनहिबिन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। ग्राफियन पुटिका में थीका परत विभेदित होकर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में परिवर्तित हो जाती है। थीका इंटरना से एस्ट्रोजन स्रावित होने लगता है, यानी जो इंटरना यानी अंदर वाली जो परत है उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, इंटरना। ठीक है, नेक्स्ट है छोटी छोटी एटम मिलकर के एक बड़ी एटम। अभी हम पिछले में ही देख रहे थे कि टर्शरी वाली जो थी उसमें एटम कैविटीज़ थी और वो अब बढ़ करके एक बड़ी एटम कैविटी बना लेती है ग्राफियन पुटिका आते आते। सेकेंडरी ओसाइट के स्राव से जोना पेलोसिडा निर्मित होती है। यह एकमात्र परत ऐसी है जो सेकेंडरी ओसाइट से बनी है। तो सेकेंडरी ओसाइट में पाई जाने वाली एकमात्र परत कौन सी है, जोना पेलोसिडा। उससे पहले वाली हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी पाई जा रही थी। नेक्स्ट है क्यूमुलस ऑफरस। ये क्या होता है क्यूमुलस ऑफरस? क्यूमुलस ऑफरस जो होता है सेकेंडरी ओसाइट में पाई जाने वाली संरचना है। यह सेकेंडरी ओसाइट को सपोर्ट, पोषण देती है तथा अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर निकलने में मदद करती है। ठीक है, तो क्यूमुलस ऑफरस यह एक प्रकार की सेकेंडरी ओसाइट के पास निकट या सेकेंडरी ओसाइट के पास पाई जाने वाली संरचना है जो कि सपोर्ट देती है, निकलने में मदद करती है और पोषण भी देती है। ये आ गई आपकी थीका एक्सटर्ना यानी कि थीका बाह्य परत, अंदर की तरफ हो गई थीका इंटरना यानी थीका आंतरिक परत, बीच में आपको दिख रही है लार्ज एट्रम कैविटी और उसके साथ में जोना पेलोसिडा जो कि सेकेंडरी ओसाइट में ही निर्माण हुआ है और उससे पहले उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो जोना पेलोसिडा हो गई। अंदर की तरफ आ गई सेकेंडरी ओसाइट यानी कि एन जो कि आपकी अर्ध गुणसूत्र को धारण करती है और यहाँ आपको जो गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही है एन के जस्ट नीचे, यह कहलाती है क्यूमुलस ऑपरस। नेक्स्ट अब हम जो है इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।